हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने 11th केमिस्ट्री में भी देखा हुआ था। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तब हमने जो एनर्जी डायग्राम देखा था उससे हमको पता चलता था उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो उससे हमें पता चलता था कि वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात यहाँ पे हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरामैग्नेटिक क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? ये द सब्सटेंस विच स्ट्रांगली अफेक्टेड और अट्रैक्टेड, बोल दो, अट्रैक्टेड बाय magnetic field are called paramagnetic substances. This is due to the unpaired electrons in the elements. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट में होगा या मॉलिक्यूल में होगा, आप लिख सकते हो, उसके अंदर जो है ये फंडा होगा। सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, या ऐसा लिख लो तो भी चलेगा, इन द सब्सटेंसेस। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब जाके वो क्या शो करेगा? पैरामैग्नेटिक शो करेगा। और डायमैग्नेटिक की बात करूं तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस, सेम यही लिखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, विच रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड are called diamagnetic substances. This is due to paired electrons. सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? पैड होते हैं। ओके, क्या होते हैं? पैड होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? पैड होते हैं, इसलिए। ठीक है, क्लियर? और इनके अलावा एक दूसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। मेटल ऑक्साइड्स, आयरन, these are the substances, और ऐसा बोल दो कि the substance ही बोल दो चलेगा, which are 1000 times more attracted by other substances which are called as ferromagnetic. ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अफेक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है। तो इनडायरेक्टली मैं बात करूं तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या शो करेगा? पैरामैग्नेटिक शो करेगा, और जितने पैड इलेक्ट्रॉन वो डायमैग्नेटिक शो करेगा। मतलब कि ये लोग जो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दिस टर्म
is expressed by magnetic moment which is mu. ये हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है. मैग्नेटिक मोमेंट, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स are more than the mu value is more. अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, म्यू की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. थस द substances which have more number of unpaired electrons so they show paramagnetic nature with high mu value. उनकी म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी. और वो कौन सा शो करेंगे नेचर, पैरामैग्नेटिक. कौन सा शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक. क्लियर, समझ में आया इतना, तो नोट करो. अब अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज म्यू, इट इज formed by this equation root n plus 2 bm. ये क्या है, यूनिट है किसके नाम पे, नील बोहर के नाम पे. बोहर मैग्नेटॉन नील बोहर के नाम पे है ये, ठीक है. क्लियर. यहाँ पे n क्या है, n इज नंबर ऑफ unpaired electrons, number of unpaired electrons. okay, 1 bm is equal to 1 bm जो है EH 4 pi mc, whereas E is equal to charge of electrons या इलेक्ट्रॉन बोल दो. ओके, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, 1.6 ही होगा, देखना पड़ेगा, 1.9 तो नहीं, हाँ ठीक है 1.6 ही है. और उसके बाद H प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड. M is mass of electron, that is 9.1 into 10⁻31 kg. ओके, ये चीज़ और ये चीज़ ये हमने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था. ये और चार्ज टू मास रेशियो वाला रदरफोर्ड का मॉडल वाला उसके अंदर था. ये मिलिकन ने बोला था, रेशियो दिया था, उस पे से ये इलेक्ट्रॉन का हमको चार्ज मिला था. ठीक है, फिर ये मास. देन C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये तो आना चाहिए 3 इंटू 10⁸ बाय मीटर बाय सेकंड. ओके, क्लियर, समझ में आया. अब यहां पे क्या होगा कि म्यू की वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, अगर मान लो कि इफ म्यू इज इक्वल टू 0, सो द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक. म्यू की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा. इफ म्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, सो द सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक. कुछ ना कुछ वो प्रॉपर्टी शो करेगा पैरामैग्नेटिक की. ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना. ओके, अब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें. बिकॉज of almost
in 3D series, पूरा सेंटेंस इन 3D सीरीज की बात कर रहे हैं. इन 3D सीरीज द एलिमेंट्स हैव unpaired electrons in 3D shell, या हाँ 3D shell ही लिख लेते हैं, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं. 3D shell 3D ऑर्बिटल्स. So almost निकाल लेते हैं, most of ही लिखते हैं. Most of elements show paramagnetic nature. क्योंकि सब जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, दैट्स वाई ये लोग जो है क्या शो करेंगे, ऑलमोस्ट पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे. ठीक है, वो कैसे वो देख लेते हैं. चलो, तो यहां पे मैंने 3D सीरीज के आयंस लिखे हुए हैं यहां पे. ठीक है, मोस्ट ऑफ आयंस ही शो करते हैं. सब्सटेंस बनाने के लिए तो आयंस ही चाहिए ना. तो यहाँ पे उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है. अभी 21 में से 4s2 3d1 तो 3 प्लस बनाता है स्कैंडियम, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे. वैसे ही 2 प्लस बनाएगा तो यहाँ पे 4s2 निकल जाएगा आउटर शेल वाला, तो एक बचेगा यहाँ पे. वैसे सब में मैंने लिखा हुआ है ये 4s निकाल दिया क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी हुई है. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, तो यहाँ पे देखो 0. ठीक है, यहाँ पे कितने बचे, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5. ठीक है, अब डी के अंदर 5 ही ऑर्बिटल्स होती है. उसके बाद अभी ये 6 हो गए, मतलब कि अनपेयर्ड कितने हो गए, 4 और एक पैर हो गया. और इसके बाद 3, 2. ठीक है, और यहाँ पे 9 है ना, 9 मतलब कि सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 6 में 4, यहाँ पे 3, 5 और 6 और 7, हाँ 3, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 हो गए ना. तो 5, 6, 7, 8, 9 मतलब कि 1 बचा और यहाँ पे 0. ठीक है, देखो कहीं गलती हो गई है मेरे से तो देख लेता हूँ मैं. यहाँ पे ऐसे पहले देखते हैं, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कहाँ पे गलती हुई मेरी, कॉपर के अंदर. अच्छा, यहाँ पे एक ये हो गई है, रुको यहाँ पे जो है Ti3+ भी शो करता है और 2+ भी शो करता है. फिर वैनेडियम, ये सब जो है वो 2+ शो करेंगे, सब के सब. ठीक है, यहाँ पे हमने 3D सॉरी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लिए ना. 3d0, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और 3d10. ठीक है, ऐसा होगा. तो वापस से यहाँ पे ले लेते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और वापस से यहाँ पे क्या होगा, 4, 3, 2, 1 और ये 0. ये 10 है तो 3d10 में तो कोई बचेगा नहीं ना, इसलिए. चलो ओके, अब देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 0 है तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक. तो मैं D लिख रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये D. फिर यहाँ पे 1 है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा.
यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, पैरा 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 पैरा, और ये ज़ीरो है तो डायमैग्नेटिक। ओके, अगर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू के वैल्यू की, तो इक्वेशन क्या है, रूट n+2 bm। तो ये आप फाइंड करोगे, ये वैल्यू रख के n की वैल्यू यहाँ पे ये लिख, तो आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, जितनी n की वैल्यू ज़्यादा क्या होगी, इसकी वैल्यू n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, 5 है ना, इसकी ज़्यादा होगी, फिर कम, फिर वापस से कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा पैरामैग्नेटिसिटी शो करेगा। ठीक है, ओके क्लियर। 5.92 समथिंग इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ये जो है वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, अब हम कलर्ड कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर हम कलर्ड कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इस पार्ट के अंदर हम कलर्ड कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो क्यों डी ब्लॉक का एलिमेंट्स जो है, क्यों जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, तो यहाँ पे वो पहले बात कर लेते हैं हम। द ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म colored compounds because of first small size of atoms and ions of transition metals. Second is high nuclear charge. Third is vacant d orbitals to accept the lone pair from other compounds. To form bonds called ligands. ओके, डी ऑर्बिटल जो है वो खाली होती है। ओके, तो ये क्या कर सकते हैं, दूसरे कंपाउंड से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं और लिगेंड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन कॉज है, बिकॉज ऑफ दिस शो कलर्ड कंपाउंड्स। ओके, अब होता क्या है, क्यों ये कलर कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिख लो यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, TiH2O6Cl3, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, मेजर चीज जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसके अंदर कितना होता है, +3 होता है। ठीक है, इसका X ले लो, इसका 0 H2O, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो 0। ठीक है, 0 × 6 और ये -1 अगर आप करोगे, ठीक है, ये X + 0 × 6 और ये -3 है तो -1 × 3, ये तो पूरा टोटल तो 0 है। X प्लस ये तो 0 हो जाएगा, -3 = 0, ये इस साइड आएगा तो +3, ये +3 है।
टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर होता है 22, दैट मीन्स 4s2 3d2। अगर Ti 3+ है तो यहाँ से 2 निकालो और यहाँ से 1 निकालो, मतलब कि 4s0 3d1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने अनपेड है? 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेड है। अनपेड कौन कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, इसकी जो d ऑर्बिटल है, ठीक है, d ऑर्बिटल ये स्प्लिट्स होगी, ठीक है। मैं उल्टा लिख रहा हूं, आप सीधा लिखना, ओके। ये जो है वो स्प्लिट होगी एक हायर एनर्जी में, जिसको Eg बोलते हैं, dx² - y² या डैश स्क्वायर भी बोल सकते हो, और dz²। और ये जो है वो स्प्लिट होगी 3 में, dxy, dyz और dxz। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे था, ठीक है। वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा हायर एनर्जी में, ठीक है। तो यहां पे मैं इसके पॉइंट में लिख लेता हूं, व्हेन d ऑर्बिटल splits into T2g orbitals and Eg orbitals, the one unpaired electron absorbs electromagnetic wave और येलो लाइट, यहां पे लिख लेते हैं हम येलो लाइट, एंड एक्साइटेड टू Eg ऑर्बिटल्स। ये कहां चला जाएगा? यहां पे चला जाएगा, इसके अंदर, ठीक है, हायर एनर्जी में चला जाएगा। देन अगेन डी एक्साइटेड टू T2g ऑर्बिटल्स, वापस से वो कहाँ जाएगा? वापस से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो एब्जॉर्ब की थी लाइट, ठीक है, वो वापस क्या करेगा? एमिट करेगा। क्या करेगा? एमिट। बाय एमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में जो है वो हमें सब दिखता है, उसमें क्या करेगा? एमिट करेगा। दैट्स वाई दे शो कलर। दैट्स वाई दिस कंपाउंड शोज कलर। क्या शो करेगा? कलर शो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले वापस एटमॉस्फेरिक विजिबल लाइट में से एनर्जी ली, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ली और ऊपर चला गया, वापस से वो डी एक्साइटेड होकर नीचे आएगा तो कलर शो करेगा। मतलब कि पहले जो येलो कलर लिया था अब वो येलो शो नहीं करेगा, कुछ दूसरा कलर शो करेगा, ठीक है, समझ में आया। और वो जो कलर होगा वो कौन सा होगा? वायलेट या फिर पर्पल, नियरली कुछ कलर होगा, समझ में आया? ओके, क्लियर? क्यों कलर्ड कंपाउंड्स हमें दिखते हैं? तो बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और वहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब करेंगे और वापस से डी एक्साइटेड होंगे, तब वापस से वो एमिट करेंगे और वही जो है वो एज अ कलर हमको दिखेंगे, ठीक है। इतना नोट करो। अब यहाँ पे मैंने जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो कलर्ड कंपाउंड शो नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, दे डोंट शो कलर्ड कंपाउंड्स। क्यों? या कलरलेस लिख लो। यहाँ पे इसका क्या है? 21 है, इसका 22 है, इसका जो है वो 30 है और इसका 29 है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4s2 3d1, 21 है तो 3 प्लस करना है, तो यहाँ से 2 निकल और यहाँ से, मतलब कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। फिर यहाँ पे
22 है तो 4s2 3d2 हो जाएगा, 4 प्लस निकाल दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब कि ये भी 0, ठीक है। ये 4s2 3d10, तो यहाँ पे 2 प्लस है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 4s1 3d10 है तो यहाँ पे +1 है तो ये निकाल दो, ओके। तो यहाँ पे ये जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स नहीं शो करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स। यहाँ पे d ऑर्बिटल्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर d ऑर्बिटल्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कौन एक्साइट होगा और कौन वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करेगा, है ना। और इसके अंदर तो पैड है ना, ये d के अंदर क्या पैड है, तो पैड थोड़ी एक्साइट होगा, ठीक है। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स, या नो अनपैड इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ेगा हमको, नो अनपैड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये मेन कॉज है, बिकॉज ऑफ दे डू नॉट शो कलर्ड कंपाउंड्स, ओके। बहुत सभी जो है वो नहीं शो करते हैं, ये जो है इतने आयंस वाले जो भी कंपाउंड होंगे वो शो नहीं करेंगे, ओके। टाइटेनियम 4+, स्कैंडियम वाला और कॉपर वाला और जिंक वाला, ठीक है। क्लियर, ना नोट करो। अगला टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।